हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके कुछ पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम IAS के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बेसिक तरीके से और आराम से डिस्कस करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज़ जो है क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस में बी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो आइडियल गैस के लिए कितना होता है, लेस देन और मोर देन 1, इक्वल टू 1, 0 या फिर लेस देन 0। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। तो यदि मैं बात करूँ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और Z बराबर होता है PV/RT। ये फॉर्मूला कई बार जो है SSC JEE लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट ये पूछा जाता है। ये जो फैक्टर होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये वैलिड होता है रियल गैस के लिए भी और आइडियल गैस के लिए भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल गैस के लिए कितना होता है और आइडियल गैस के लिए कितना होता है। तो यदि मैं बात करूं रियल गैस की, तो रियल गैस के लिए ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 1 के बीच में वेरी करती है। तो ये जो रियल गैस है, यानी कि हर एक गैस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि किसी गैस के लिए कितना होता है। लेकिन Z की वैल्यू जो है, यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो होती हैं वो 1 होती हैं। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस। तो यहाँ पे आपको किसका पूछा गया है? आइडियल गैस का पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू 1। यानी कि ये जो इक्वल टू 1 है ये किस में दे रखा है? 2 ओनली, यानी ऑप्शन यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि रियल गैस जो है, यदि ये पूछा होता तो हमारा जो आंसर है वो कितना होता? वो होता आपका फर्स्ट, यानी कि लेस देन और मोर देन 1। ये तो किसके लिए हो गया? रियल गैस के लिए, और इक्वल टू 1 हो गया आइडियल गैस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन 1 केल्विन एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन बतानी है 1 केल्विन की। तो 1 केल्विन की डेफिनेशन क्या होती है? तो 1 केल्विन की स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होती हैं वो होती हैं 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 1/273.16 इंटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे आपको यदि मैं पूछ लूँ कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, तो यदि मैं बात करूँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला दिया गया है 1/100, ये तो गलत हो जाएगा। 273.15 दे रखा, ये भी गलत हो जाएगा। 100 टाइम्स, ये भी गलत हो जाएगा। और 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ऑप्शन यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। वैसे IAS के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए परफेक्ट गैस at 27 degree Celsius was heated until its volume was doubled using the following 3 different process separately: constant pressure, isothermal या फिर isentropic। अब यहाँ पे आपको बताना है which one of the following is the correct sequence in order of increasing value of final temperature of gas reached by using the above 3 different process। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक बार अपने हाथ से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1 प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर। तो यदि हमारा जो है प्रेशर कांस्टेंट है, आप सभी को पता है पीवी बराबर क्या होता है,
mRT। तो यदि हमारा P कांस्टेंट है तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ V2/V1 इज इक्वस टू T2/T1, या मैं कह सकता हूँ T2 बराबर ये हो जाएगा आपकी V2/V1 इंटू क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। लेकिन आपको T1 दे रखा है, कितना दे रखा है, T1 दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको जितने भी वीडियो बनाए हैं वहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल की बात आई है तो आपको हमेशा मैंने यही कहा है कि जब भी आपको टेम्परेचर दिखे कैलकुलेशन में हमेशा केल्विन में लेना है। तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 300 केल्विन। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। अब V2 कितना है, V2 आपका है V1 का डबल, तो V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2V1, तो ये आपका 2 आ जाएगा और V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा 300, यानी कि T2 आपका आ जाएगा 600 केल्विन। ये किस में है, कांस्टेंट प्रेशर में। अब हम सेकंड प्रोसेस लेते हैं जिसमें क्या दे रखा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो PV बराबर क्या होता है mRT, तो T कांस्टेंट है तो PV बराबर कांस्टेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, ये मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है। जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब T1 बराबर T2 हो जाएगा, यानी कि T1 कितना देर का है 300, तो T2 भी कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। यदि हम इसका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो क्या आता है, T2/T1 बराबर P2/P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा बराबर V1/V2 की पावर गामा -1। ये जो मेथड है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये फॉर्मूला याद होगा। तो यदि मैं बात करूँ T2 की, तो T2 बराबर T1 इंटू क्या हो जाएगा, हमको प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है तो ये वॉल्यूम वाला लेते हैं, तो V1/V2, तो ये क्या हो जाएगा V1/2V1 हो जाएगा, इसकी पावर गामा -1। तो यानी कि ये T1 इंटू ये 1/2 की पावर, 1/2 की पावर कितनी है, गामा की वैल्यू होती है 1.4, तो 0.4। तो ये जो देखिए ये वैल्यू जो है T1 से कुछ कम ही आएगी, बाई 2 की पावर 0.4 करेंगे तो ये 0.7 के लगभग आएगा, यानी कि 0.7 टाइम्स ऑफ T1 हो जाएगा, यानी कि 300 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब सबसे कम जो है हमारा टेम्परेचर कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला। हमको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले जो है लोवेस्ट लेना है। तो लोवेस्ट किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, और उसके बाद में 2 में आ रहा है 300, और फर्स्ट में सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो फर्स्ट सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो 3, 2, 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था, ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड नहीं करती। देखिए जितनी भी एनर्जी होती हैं, जहाँ पे भी आपको एनर्जी दिख जाए, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई सी भी एनर्जी, तो ये एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड करती है, यानी कि ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब भी एनर्जी के पीछे या फिर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसके पीछे स्पेसिफिक लग जाए, स्पेसिफिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, वो यूनिट मास के लिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है यूनिट मास के लिए। जब ये यूनिट मास पे हो जाएगी, इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगी, तो ये आपकी क्या हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपकी एक्सटेंसिव है। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक नाम देखने के बाद आपको बाद वाला वर्ड देखना ही नहीं है, स्पेसिफिक यानी कि ये इंटेंसिव हो गया। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये है तो एक्सटेंसिव, लेकिन स्पेसिफिक लग गया तो इंटेंसिव बन गया। तो ये आपकी क्या होगी, एक्सटेंसिव, ये इंटेंसिव, ये इंटेंसिव, और ये आपकी एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव कौन सी होगी, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ रियल गैस। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, यदि मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं,
आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर MRT, ये होती हैं आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन रियल गैस जो होती हैं वो क्या हो जाएगी, रियल गैस इक्वेशन ये होती हैं P प्लस A/V² और V माइनस B बराबर RT। इस इक्वेशन को हम वंडरवाल इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा A करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे A क्या है, V क्या है। तो A/V² जो होता है, A/V², इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये कोहेशन फोर्स कहाँ से आ गया। तो ये जो इक्वेशन होती हैं ये आपकी मिक्सर ऑफ गैसेस में यूज़ आती हैं। यानी कि जब गैसेस मिक्स होगी तो वहाँ पे उन गैसेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है या फिर उस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स है वो हम देखेंगे। तो A/V² ये हो जाएगा। B जो है आपका, ये आपका को वॉल्यूम होता है और इसकी वैल्यू होती है Vc/3, जहाँ पे Vc क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वंडरवाल इक्वेशन आपको याद रखनी है जो रियल गैस के लिए होती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले में प्लस है P प्लस A/V² इंटू V माइनस B, तो दूसरे में माइनस है, ये ध्यान रखना है, बराबर RT। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे A और B में कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो आपका A हो जाएगा। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। विच PV डायग्राम फॉर स्टीम इलुस्ट्रेट करेक्टली फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस अंडरगॉन बाय वेट स्ट्रीम टिल दी बिकम सुपरहीटेड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा डोम होता है, PV डायग्राम, ये जो कर्व होता है इसको हम सैचुरेटेड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कर्व, सैचुरेटेड कर्व, कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अंदर होता है ये वेट रीजन होता है, ये सुपर हीटेड रीजन होता है और ये सुपर कूल्ड जो है रीजन होता है, समझ गए। और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से सैचुरेटेड लिक्विड है और यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम है, यानी इन दोनों के जो बीच में पॉइंट आता है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और ये आपका जो होता है आपका वेट रीजन होता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी जब भी करोगे। यदि मैं PV डायग्राम की बात करूँ, ऐसा डोम बना दूँ, वेट रीजन में जो होता है ना, ये वेट रीजन, यहाँ पे जो प्रेशर है इसके प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताना है, ये आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वेट रीजन में प्रेशर जो है, वेट रीजन में यहाँ पे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जहाँ पे भी आपको प्रोपोर्शनल दिखेगा तो यानी कि यहाँ पे लाइन जो है वो सीधी आएगी। तो कौन से में सीधी दिख रही है, पहले में नहीं दिख रही है, तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। सेकंड में भी दिख रही है, थर्ड में भी दिख रही है और फोर्थ में भी दिख रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे PV बराबर क्या होता है, RT या MRT, मैं यूनिट मास के लिए ले रहा हूँ तो PV बराबर RT। तो कभी भी मैं PV बराबर RT भी लिख दूँ तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इक्वेशन गलत लिख दी है। यूनिट मास के लिए हम लिखते हैं तो PV बराबर RT डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यदि P बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो P डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ऑप्शन B में देखेंगे, ऑप्शन B में देखते हैं कि P जो है यहाँ पे P कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या है रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं D में, यहाँ पे आप देखोगे कि P भी बढ़ रहा है और V भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे P इज़ प्रोपोर्शनल टू V है, तो ये गलत हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे आप C में देखोगे तो ये वेट रीजन में तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे आप देखोगे कि P जब आपका डिक्रीज हो रहा है तो V बढ़ रहा है, तो V बढ़ रहा है और P घट रहा है, इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो गया? लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है, ये 2007 का है। सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको बताना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आपको जितनी भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एक बार देख लेना, आपको कभी जो है इसमें गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। यहाँ पे देखिए एनर्जी, जब भी मैंने आपको बताया कि एनर्जी है तो एक्सटेंसिव, तो ये आपकी एक्सटेंसिव होगी। थर्मल कंडक्टिविटी, प्रेशर, एंट्रोपी, एंट्रोपी अभी मैंने आपको बताया था एक्सटेंसिव होती है, ये मास पे डिपेंड करती है। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे मान लो आपने एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा लिया और एक आपने बड़ा सा मेटल का टुकड़ा लिया, दोनों ही जैसे मान लो ये आपका आयरन है, ठीक है, ये भी आयरन है, तो इन दोनों की कंडक्टिविटी सेम ही होगी ना, जितनी इसकी है उतनी इसकी होगी, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है ना कि मास पे। तो ये आपकी क्या हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और प्रेशर हमने अभी बताया था कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जैसे मान लो ये कंटेनर है, मान लो इसी को कंटेनर मान लो, तो ये कंटेनर है, इसमें भी कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसका प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर P भी हो सकता है, इसका मतलब मास पे कहाँ डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है दोनों आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी 2 और 3 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अप्रॉक्सीमेट्स द स्ट्रीमिंग ऑफ फूड इन प्रेशर कुकर। जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर, ये आपका जैसे मान लो प्रेशर कुकर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर सीटी लगी हुई है, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि हम यहाँ पे हीटअप करते हैं इसको, तो इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ है, जब हम इसको हीट करेंगे तो प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा, तभी तो ये सीटी बोलेगी, और जब हीटअप कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप सभी को पता है कि ये जो हमारा कुकर है इसका वॉल्यूम जो है फिक्स है, इसका मतलब क्या है? V बराबर कॉन्स्टेंट। चाहे हम कितना भी उसको हीटअप कर लें, कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपका एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कुकर के अंदर जब हम खाना पकाते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक यानी कि जो है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोथर्मल यानी कि T बराबर कांस्टेंट। आइसोबारिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, इसका नाम आइसोबारिक है। आइसेंथैल्पिक यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। टाइप ऑफ थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमीटर को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी से मैच करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है। तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। द वेरिएबल प्रॉपर्टी विच हेल्प अस टू फाइंड आउट टेम्परेचर, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, वही क्या हो जाएगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, मैं देखता हूँ। जैसे मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा, यदि हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो अभी मैंने आपको बताया था कि PV बराबर mRT होता है। यदि हमारा V कांस्टेंट है, इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T, या फिर मैं कह सकता हूँ T इज प्रोपोर्शनल टू P, एक ही बात है। तो यानी कि T इज प्रोपोर्शनल टू P का मतलब क्या है? T इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, यानी कि जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब प्रेशर हम चेंज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर जो है किसका फंक्शन है? प्रेशर का। तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर लेंगे तो वहाँ पे जो है हम टेम्परेचर देखने के लिए हम किसकी वैल्यू देखेंगे? प्रेशर की, क्योंकि हमारा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर वेरिएबल है, यानी कि हम प्रेशर देख लेंगे तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये जो प्रेशर है ये आपकी क्या हो जाएगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी दिया गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस। तो यदि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? प्रेशर हो जाएगी, यानी कि डी जो है वो फर्स्ट के साथ में मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा या तो बी होगा या फिर डी होगा। फिर हम बात करते हैं मरकरी इन ग्लास। जब हम मरकरी देखते हैं, मरकरी यानी Hg, जब मरकरी यूज़ करते हैं ना तो वो हमारा जो थर्मोमीटर होता है वो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर होता है, यानी कि स्पेशल कोई थर्मोमीटर नहीं है जो हम जनरली हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसमें मरकरी ही होता है। तो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर जब भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो या तो लेंथ होती है या फिर होती है वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए,
वॉल्यूम किस में दिया गया है, तो थर्ड में दिया गया है, यानी कि जो बी है, डी जो है वो किससे मैच हो गया, 1 से मैच हो गया, और ए जो है वो किससे मैच हो रहा है, मरकरी इन ग्लास, वो आपके वॉल्यूम से मैच हो रहा है। लेंथ भी दिया रहा होता तो भी आंसर हमारा लेंथ हो जाता, तो ए जो है थर्ड के साथ में मैच हो जाएगा, तो दोनों में थर्ड दे रखा है। अब हम देखते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल वो होता है जहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो जब हम बात करते हैं थर्मोकपल की, थर्मोकपल, तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या जनरेट होता है, ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। तो थर्मोकपल में हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस है या फिर ईएमएफ है, ये क्या हो जाएगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि मैं वोल्टेज डिफरेंस चेक कर लूँगा तो वहाँ पे हमारा को पता चल जाए कि वहाँ ईएमएफ कितना जनरेट होगा, कहाँ कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा थर्मोकपल किस में दे रखा है, बी में, तो बी जो है वो किससे मैच हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक वोल्टेज, तो यहाँ पे फोर्थ के साथ में मैच हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस जो होता है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल करता है, तो यानी कि हमारा सी जो है वो सेकंड के साथ में मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सिंपली ये है कि जिससे हम टेम्परेचर निकाल सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द 4 प्रोसेस ABCD शोन इन द ग्राफ बिलो। मैच करना है। यहाँ पे देखिए बी में क्या दिया गया, लिस्ट सेकंड में दिया गया है आपको n की वैल्यू PV की पावर n बराबर कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पिछले वीडियो में करवाया था, वो वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, तो इसका आंसर आप इजीली कर पाएंगे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। यदि मैं PV की पावर n बराबर कॉन्स्टेंट, ये आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक। तो PV डायग्राम बना लेता हूँ मैं, ये आपका PV डायग्राम बन गया। यदि मैं n की वैल्यू 0 करता हूँ तो v की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, P बराबर कॉन्स्टेंट। तो जब हमारा P बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ये आपका P बराबर कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो मैंने n की वैल्यू क्या रखी, n बराबर 0 रखी, तो P बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस बन गया। तो यहाँ पे देखिए a जो है, यहाँ पे कितना n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो a में n की वैल्यू 0 यानी कि ये मैच हो गया। फिर हम बात करते हैं n की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, तो 1 रखूँगा तो PV बराबर कॉन्स्टेंट, तो PV बराबर क्या होता है, MRT। यदि मैं T कॉन्स्टेंट रखता हूँ तो PV बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है n की वैल्यू 1 होगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो ये आपका n बराबर 1 और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो B आपको दे रखा है इसमें n की वैल्यू 1 है, तो ये B जो है वो सेकंड के साथ में मैच हो जाएगा। फिर यदि मैं n की वैल्यू और बढ़ाता हूँ, कितनी बढ़ाता हूँ, गामा के बराबर कर देता हूँ, तो n बराबर गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती हैं। तो यहाँ पे PV की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। और ये 1.4 किसके लिए होता है, ये ध्यान रखना, एयर के लिए होता है। हमेशा 1.4 गामा की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ये जब भी हम एयर की बात करेंगे तो 1.4 हो जाएगी। तो C जो है वहाँ पे या तो गामा लिखा हुआ होगा या 1.4 लिखा हुआ होगा। और जब मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट कर देता हूँ तो वहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, P की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे n बराबर इनफाइनाइट और V बराबर कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये जो D है ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपको दिख ही रहा होगा। तो D जो है यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ये सिंपली जो है A1 से B2 से, यानी ऑप्शन यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को पहली बात तो लाइक करें, और उसके बाद में आपके कोई और फ्रेंड है तो उनसे भी मेंबरशिप ज्वाइन करवाएं और उनको बताएं कि आइए इसके प्रीवियस क्वेश्चन मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके फ्रेंड का भी जो है फ़ायदा हो जाए। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के IAS के प्रीवियस क्वेश्चन आपको लेक्चर में समझा दूंगा। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।